एक ऐसा मैच जिसमें जिम्बाब्वे की घातक गेंदबाजी के सामने सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और युवराज सिंह जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज भी धराशायी होकर वापस पवेलियन जा चुके थे और हर एक इंडियन क्रिकेट फैन टीम इंडिया की हार पक्की मान चुका था। लेकिन तभी क्रीज पर आते हैं दो ऐसे खिलाड़ी जिनकी खतरनाक बल्लेबाजी को आज हम सब भुला चुके हैं, जिनका नाम था सुनील जोशी और अजीत अगरकर। वो दोनों ही अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए टीम में थे, लेकिन उनमें वो भी दम था कि वो अपनी बल्लेबाजी से भी कहर ढा सकते थे। लेकिन घमंड में चूर जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कह दिया था कि जब तुम्हारी पूरी टीम कुछ नहीं कर पाई तो तुम लोग अब क्या ही कर लोगे। लेकिन उसके बाद उन दोनों ने ऐसे बल्लेबाजी की जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। 26 अक्टूबर 2000 शारजा का ऐतिहासिक मैदान, जहां भारत और जिम्बाब्वे के बीच ऐतिहासिक मुकाबले के लिए महफिल सज चुकी थी। ये वो दौर था जब जिम्बाब्वे की टीम ऑस्ट्रेलिया से कम नहीं होती थी। एक तरफ भारत के युवा कप्तान सौरव गांगुली थे तो दूसरी तरफ थे जिम्बाब्वे के अनुभवी कप्तान हीथ स्ट्रीक। भारत के कप्तान सौरव गांगुली टॉस जीतते हैं और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेते हैं। भारत की टीम में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विनोद कांबली, युवराज सिंह जैसे एक से एक बड़े दिग्गज थे, तो जिम्बाब्वे की टीम में भी दिग्गजों की कोई कमी नहीं थी, जिसमें सबसे बड़ा नाम होता था दो भाइयों का, एंडी फ्लावर और ग्रांट फ्लावर, जो उस दौर में जिम्बाब्वे के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माने जाते थे। साथ ही उनके पास ट्रेविस फ्रेंड और हीथ स्ट्रीक जैसे घातक गेंदबाज भी थे, जो बड़े से बड़े बल्लेबाजों को भी धूल चटा देते थे। मैच शुरू होता है और जिम्बाब्वे के लिए ओपनिंग करने आते हैं उनके पूर्व कप्तान एलिस्टर कैंपबेल और ग्रांट फ्लावर। वहीं भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं युवा जहीर खान, जो उस समय अपनी स्विंग और खतरनाक यॉर्कर के लिए बड़े चर्चा में थे। जहीर पहली ओवर में एक शानदार स्विंगर फेंकते हैं जिसमें ग्रांट फ्लावर बाल बाल बचते हैं। साथ ही ये बात भी अब समझ में आ चुकी थी कि ये पिच बल्लेबाजी के लिए उतनी आसान तो नहीं होने वाली है। लेकिन तीसरे ओवर में कैंपबेल अपनी क्लास का नमूना पेश करते हुए एक शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए जिम्बाब्वे के लिए पहला चौका बटोर लेते हैं। यही कैंपबेल को खास भी बनाता था कि वो अच्छी गेंदों पर भी शानदार चौके लगाने का दम रखते हैं। कैंपबेल इसका एक और नमूना दिखाते हैं जब वो एक शानदार ऑन ड्राइव खेलते हुए गेंद को फिर से सीमा रेखा के बाहर भेज देते हैं। इस मुश्किल पिच पर जिम्बाब्वे को ठीक ठाक शुरुआत मिल चुकी थी और 7 ओवर के बाद उनका स्कोर 24 रन था। अब गेंदबाजी करने आते हैं भारत के घातक गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद, जो नई गेंद के साथ साथ बेहतरीन लाइन लेंथ के साथ शानदार स्विंग करवाने के लिए जाने जाते थे। उनकी गेंद पर ग्रांट फ्लावर आगे बढ़कर एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश करता है, लेकिन गेंद हवा में खड़ी हो जाती है और रॉबिन सिंह पीछे भागते हुए एक शानदार कैच पकड़कर उनकी पारी का अंत कर देते हैं। और इसी के साथ 24 के स्कोर पर ही जिम्बाब्वे को पहला झटका लग जाता है। इस विकेट को लेने की खुशी भारतीय टीम के चेहरों पर साफ साफ दिख रही थी और भारतीय फैंस जश्न मना रहे थे। जिम्बाब्वे की रन रेट काफी कम थी, इसलिए पिच हिटर के रूप में पॉल स्ट्रोंग को भेजा जाता है। ये क्रिकेट का वो दौर था जब रन गति बढ़ाने के लिए निचले क्रम के बल्लेबाजों को अक्सर प्रमोट करके नंबर 3 पर पिच हिटर बनाकर भेजा जाता था। वहीं कैंपबेल अब पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और खूंखार अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। वो एक जबरदस्त ड्राइव लगाते हुए जहीर खान को शानदार चौका लगाते हैं। वहीं अगली ओवर में वो प्रसाद की गेंद पर आगे बढ़कर मिड ऑन के ऊपर से गेंद को लोफ्ट कर देते हैं और गेंद फिर से 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर चली जाती है। इसके बावजूद प्रसाद अपनी शानदार लाइन लेंथ नहीं छोड़ते हैं और उसी ओवर में उनकी एक आउट स्विंगर गेंद पॉल स्ट्रोंग के बल्ले का बाहरी किनारा लेती है, लेकिन स्लिप में खड़े सचिन तेंदुलकर से थोड़ा सा आगे गिर जाती है। लेकिन इसके बाद पॉल स्ट्रोंग कदमों का प्रयोग करते हुए गेंद को कवर और पॉइंट के बीच में से खेल देता है और गेंद तेजी के साथ 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर चली जाती है। और इसी के साथ जिम्बाब्वे की रन रेट इस मैच में पहली बार 4 रन के ऊपर जाती है। पिच बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल आसान नहीं थी, इसलिए दोनों बल्लेबाज कोशिश कर रहे थे कि कदमों का प्रयोग करके गेंदबाजों की लाइन लेंथ को बिगाड़ा जाए। लेकिन प्रसाद फिर से एक शानदार आउट स्विंगर पर पॉल स्ट्रोंग को बीट कर देते हैं। ये उसकी किस्मत ही रही कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया। वही कैंपबेल भूखे भेड़िए की तरह भारतीय गेंदबाजों की कुटाई करने में लगे हुए थे, लेकिन भारतीय फील्डर भी शानदार फील्डिंग करते हुए जिम्बाब्वे के रनों पर रोक लगा रहे थे। वहीं जिम्बाब्वे की टीम के 50 रन पूरे हो चुके थे और अब गेंदबाजी के लिए अजीत अगरकर आते हैं, लेकिन उनकी पहली गेंद पर पॉल स्ट्रोंग आगे बढ़कर एक खतरनाक चौका लगा देता है। भारतीय टीम के लिए टेंशन बढ़ चुकी थी, क्योंकि जिस खुकार अंदाज में बल्लेबाजी हो रही थी वो रोकना बेहद जरूरी था और इसलिए कप्तान सौरव गांगुली गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए लेफ्ट आर्म स्पिनर सुनील जोशी को बुलाते हैं। कप्तान सौरव गांगुली अब एक जाल बुनते हुए डीप मिड विकेट का इलाका खाली छोड़ देते हैं और सुनील जोशी को फ्लाइट देने के लिए कहते हैं और सुनील जोशी वैसा ही करते हैं और उनकी गेंद पर पॉल स्ट्रोंग मिड विकेट के ऊपर से एक आक्रामक स्लो स्वीप खेलने का प्रयास करता है, लेकिन जहीर खान एक शानदार कैच लेकर उसकी
उसकी पारी का अंत कर देता है और इसी के साथ दादा की शानदार कप्तानी की बदौलत भारत को दूसरी सफलता भी मिल जाती है। स्टेडियम में भारतीय तिरंगा लहरा रहा था और 61 के स्कोर पर जिम्बाब्वे का दूसरा विकेट गिर चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए आते हैं स्टुअर्ट कार्लाइल, जो अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए मशहूर थे। वहीं कैम्पबेल एक भूखे भेड़िए की तरह भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और आगे बढ़कर सुनील जोशी की गेंद पर एक शानदार छक्का लगा देते हैं। कैम्पबेल अब 49 के स्कोर पर पहुंच चुके थे और इसके बाद वो सचिन की गेंद पर एक सिंगल लेकर अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं। ड्रेसिंग रूम से जिम्बाब्वे के साथ साथ भारतीय खिलाड़ी भी उनकी शानदार 50 पर तालियां बजा रहे थे। 50 पूरी होने के बाद कैम्पबेल अब और ज्यादा आक्रामक हो चुके थे। वो सचिन की गेंद पर एक शानदार रिवर्स स्वीप का चौका लगा देते हैं। कैम्पबेल और कार्लाइल मिलकर अब जिम्बाब्वे की पारी को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों पर भारतीय गेंदबाज कोई असर नहीं डाल रहे थे। 24 ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर 111 रन पर पहुंच चुका था। तभी अग्रकर की गेंद पर कार्लाइल एक खतरनाक कट शॉट लगाते हैं, लेकिन युवराज सिंह चीते की तरह हवा में उड़ते हुए गेंद को रोकते हुए थ्रो कर देते हैं और स्टुअर्ट कार्लाइल रन आउट हो जाते हैं। युवराज सिंह ने अपनी जॉन्टी रोड्स जैसी धाकड़ फील्डिंग से भारत को सफलता दिला दी थी और इस तरह 111 के स्कोर पर जिम्बाब्वे का तीसरा विकेट भी गिर चुका था। और इसी के साथ मैदान में आते हैं जिम्बाब्वे के लिए वन मैन आर्मी कहे जाने वाले एंडी फ्लावर, जो अकेले दम पर अपनी टीम को कई सारे मैच जिता चुके थे और आज भी वो इसी इरादे से मैदान में उतरे थे। वहीं दादा ने गेंदबाजी के लिए जहीर खान को वापस बुला लिया था और जहीर खान ने एक शानदार स्लोअर गेंद पर जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर को विनोद कांबली के हाथों कैच आउट करवा दिया और इस विकेट के साथ ही भारतीय दर्शक तो पागलों की तरह जश्न मना रहे थे, क्योंकि एंडी फ्लावर का विकेट गिरने का मतलब था जिम्बाब्वे की रीढ़ की हड्डी टूट जाना। जहीर खान ने अपनी शानदार गेंदबाजी से भारत को इस मैच का सबसे इंपॉर्टेंट विकेट दिला दिया था। 124 के स्कोर पर जिम्बाब्वे के 4 विकेट आउट हो चुके थे। भारत की मैच में पूरी तरीके से पकड़ बन चुकी थी और ऐसे में बल्लेबाजी के लिए मैदान में आते हैं गाय विट्टल। वहीं एलिस्टर कैम्पबेल पूरी तरीके से क्रीज पर जम चुके थे और 67 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। अब रॉबिन सिंह के हाथों में गेंद थी, जो अपनी शानदार गेंदबाजी से जिम्बाब्वे पर दबाव बनाए हुए थे। वो विट्टल पर लगातार दबाव बनाए हुए थे क्योंकि उनकी स्लोअर गेंदें उनके समझ में ही नहीं आ रही थी, लेकिन आखिरकार विट्टल एक शानदार चौका लगा के उस चक्रव्यूह को तोड़ते हैं। वहीं कैम्पबेल आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों की धुनाई जारी रखे हुए थे। वो सुनील जोशी की गेंद पर एक शानदार स्वीप खेलते हुए गेंद को फिर से 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज देते हैं। वहीं गाय विट्टल भी एक शानदार हवाई शॉट खेलते हुए चौका जड़ देते हैं। जिम्बाब्वे का स्कोर 41 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 174 रन पहुंच चुका था और दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई इस 50 रन की साझेदारी ने जिम्बाब्वे की मैच में शानदार वापसी भी करवा दी थी। अब लग रहा था जिम्बाब्वे 250 रन तो आसानी से बना ही लेगा, लेकिन तभी कैम्पबेल प्रसाद की गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव खेलते हैं, लेकिन गेंद प्रसाद के हाथों से लगकर नॉन स्ट्राइक एंड के स्टंप्स पर जा लगती है। गाय विट्टल का बल्ला क्रीज से बाहर होता है और इसी के साथ वो रन आउट हो जाते हैं। प्रसाद की शानदार फील्डिंग से भारत को 5वीं सफलता मिल चुकी थी और अब बल्लेबाजी के लिए डेरेक विर्जॉन मैदान में आता है, जो बड़े बड़े शॉट खेलने के लिए मशहूर था और पहली गेंद पर वो इसका नमूना देते हुए प्रसाद को चौका जड़ देता है। चौका लगने के बाद विर्जॉन घमंड में आकर प्रसाद को स्लेजिंग करने लगता है, लेकिन वो भूल गया था किसी भारतीय को ललकारना अपनी मौत को बुलाना होता है और प्रसाद अगली गेंद पर विर्जॉन के डंडे उखाड़ के उसको करारा जवाब भी दे देता है। विकेट लेने के बाद वेंकटेश प्रसाद का गुस्सा देखने लायक था और बदतमीज विर्जॉन को सिर झुकाए हुए वापस पवेलियन जाना पड़ता है। 187 के स्कोर पर जिम्बाब्वे का 6वां विकेट गिर चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए जिम्बाब्वे का कप्तान हीथ स्ट्रीक आता है, जो अपनी घातक गेंदबाजी के लिए मशहूर था, लेकिन उसमें वो क्षमता भी थी कि बड़े बड़े शॉट लगा सके। स्ट्रीक आते ही भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोलते हुए अजीत अगरकर को शानदार चौका जड़ देता है। ये शॉट इतना जोरदार होता है कि किसी भारतीय फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं देता, लेकिन इसके अलावा भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जिम्बाब्वे पर पूरी तरीके से सिकंजा कसा हुआ था। 47वें ओवर में कैम्पबेल एक सिंगल लेकर अपनी टीम का स्कोर 200 रन पर पहुंचा देते हैं। वहीं वो 99 पर बल्लेबाजी भी कर रहे थे और अपना शतक पूरा करने के चक्कर में बिल्कुल टुक टुक करने में लगे थे, जिसकी वजह से हीथ स्ट्रीक भी रन आउट होने से बाल बाल बचते हैं और जिम्बाब्वे की पूरी टीम दबाव में आ चुकी होती है। 48वें ओवर में वो जहीर खान की गेंद पर एक सिंगल लेकर अपना शतक पूरा कर लेते हैं, लेकिन इस शतक के लिए उन्होंने 129 गेंदें खेली। खासकर शतक के पास बहुत सारी डॉट बॉल्स खेली, स्लो ओवर्स में हिटिंग ही नहीं की, जिससे जिम्बाब्वे की टीम की रन बनाने की गति काफी धीमी हो चुकी थी। अब कप्तान हीथ स्ट्रीक पर बड़े बड़े शॉट खेलने की जिम्मेदारी थी, लेकिन जहीर खान एक शानदार यॉर्कर पर उसे बोल्ड करके वापस पवेलियन भेज देते हैं। उन दिनों में जहीर खान की यॉर्कर इतनी शानदार होती थी कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी उसे नहीं खेल पाते थे। 49वें ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर 215 रन होता है और पारी का अंतिम ओवर लेकर जहीर खान आते हैं। वो पहली गेंद एक शानदार यॉर्कर फेंकते हैं, जिस पर ट्रेविस फ्रेंड क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जहीर खान एक के बाद एक यॉर्कर फेंक रहे थे, जिनका जवाब जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के पास उस दिन तो बिल्कुल नहीं था। 215 के स्कोर पर उनके 8 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए ब्रायन स्ट्रोंग आते हैं, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर जहीर खान उन्हें भी बोल्ड कर देते हैं और शतक मार
हार चुके कैम्बेल उदास नजरों के साथ नो स्ट्राइक पर ही खड़े रह जाते हैं। पारी की अंतिम गेंद डॉट हो जाती है और इस तरह 50 ओवर की समाप्ति पर जिम्बाब्वे सिर्फ 218 रन बना पाता है। लेकिन उस दौर में यह एक मैच विनिंग टोटल हुआ करता था और जिम्बाब्वे की टीम में कप्तान हीथ स्ट्रीक, ट्रेविस फ्रेंड, पोमी जैसे एक से एक बड़े घातक गेंदबाज थे जो उस समय बड़ी से बड़ी टीम को भी धूल चटा देते थे। वहीं बड़े बड़े दिग्गजों से सजी भारतीय टीम के साथ अब जो होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा था और इस मैच का असली रोमांच और थ्रिलर अब शुरू होने वाला था। भारत की पारी शुरू होती है और ओपनिंग के लिए मैदान में उतरते हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, जो उस दौर में अकेले दम पर ही भारत को जीत दिलवाते थे। और दूसरी तरफ थे ऑफसाइड के गॉड भारत के कप्तान सौरव गांगुली। भारत उम्मीद कर रहा था कि ये खतरनाक जोड़ी जिम्बाब्वे की धज्जियां उड़ा देगी। वही जिम्बाब्वे की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे थे ट्रेविस फ्रेंड, जिनको शानदार स्विंग और उछाल भी मिल रही थी। दूसरे ओवर में सौरव गांगुली ब्रायन स्ट्रोंग की गेंद पर ड्राइव करते हुए अपनी पारी का पहला चौका लगाते हैं। तीसरे ओवर में दादा एक और बेहतरीन ड्राइव लगाते हुए गेंद को फिर से बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं और जिम्बाब्वे को बताते हैं कि उन्हें ऑफसाइड का भगवान क्यों कहा जाता है। सौरव गांगुली अब पूरे रंग में आ चुके थे और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। लेकिन तभी ट्रेविस फ्रेंड की एक गेंद सचिन के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप के फील्डर के हाथों में चली जाती है और इस तरह भारत को 18 के स्कोर पर पहला बड़ा घातक झटका लग जाता है। सचिन का विकेट लेकर जिम्बाब्वे के खिलाड़ी ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे उन्होंने मैच ही जीत लिया हो, क्योंकि ये वो दौर था जब सचिन के आउट होने का मतलब था आधी भारतीय टीम का आउट हो जाना। सचिन का विकेट गिरने के बाद श्रीधर श्रीराम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरते हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में ढेर सारे रन बनाकर टीम में आए थे और शानदार फॉर्म में थे। लेकिन श्रीराम आते ही पुल शॉट खेलने के चक्कर में कैच दे बैठते हैं और बिना कोई रन बनाए वापिस पवेलियन चले जाते हैं और इस तरह 18 के स्कोर पर ही भारत का दूसरा विकेट गिर जाता है। ट्रेविस फ्रेंड ने एक ओवर में ही 2 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी। भारतीय फैंस की उम्मीद अब टूटने लगी थी और ऐसे में बल्लेबाजी के लिए आते हैं विनोद कांबली, जो भारतीय टीम में वापसी भी कर रहे थे और जबरदस्त फॉर्म में भी थे। और अब गांगुली और कांबली की जोड़ी से भारतीय टीम को शुरुआती झटकों से उभारने की उम्मीद थी। वहीं सौरव गांगुली शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विनोद कांबली भी आते ही सिंगल्स डबल्स लेकर दबाव कम करने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन जिम्बाब्वे के गेंदबाज इतनी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे कि दोनों बल्लेबाजों को कोई ज्यादा मौका ही नहीं मिल पा रहा था। 11 ओवर के बाद भारत का स्कोर सिर्फ 38 रन था और भारत पर रन रेट बढ़ाने का दबाव था। तभी विनोद कांबली एक शानदार शॉट खेलते हुए चौका लगाकर भारत से दबाव को थोड़ा तो कम करते हैं। वहीं जिम्बाब्वे की टीम गांगुली के खिलाफ विकेटकीपर को ऊपर लाकर उनके लिए शॉर्ट पॉइंट का फील्डर लगा चुकी थी, जिसे दादा क्रीज से आगे आकर ऑफ साइड में शॉट नहीं खेल पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जिम्बाब्वे की टीम ने गांगुली के लिए चक्रव्यूह की रचना कर दी हो, लेकिन इसके बावजूद वो सिंगल्स लेकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। 13.3 ओवर में भारत के 50 रन पूरे हो चुके थे और अब जीत के लिए 36.3 ओवर में 169 रनों की और आवश्यकता थी। उस दिन जिम्बाब्वे की टीम फील्डिंग भी बहुत बेहतरीन कर रही थी, जिससे चौकों का अकाल सा पड़ चुका था। लेकिन तभी सौरव गांगुली जिम्बाब्वे के ऑफसाइड के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए गेंद को 4 रनों के लिए पॉइंट बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं। दूसरे छोर से विनोद कांबली भी लगातार ताबड़तोड़ शॉट लगा रहे थे, लेकिन जिम्बाब्वे की फील्डिंग भी इतनी बेहतरीन थी कि जहां चौका होता था वहां सिर्फ 1 या 2 रन से ही संतोष करना पड़ रहा था। इसी शानदार फील्डिंग के कारण भारत पर दबाव बढ़ रहा था, जिसके कारण सौरव गांगुली बॉलर के सिर के ऊपर से एक हवाई शॉट खेलते हैं। गेंद हवा में खड़ी हो जाती है, लेकिन बाउंड्री लाइन पर 2 फील्डर आपस में टकरा जाते हैं और गेंद 6 रनों के लिए चली जाती है और इसी के साथ दादा की 50 भी पूरी हो चुकी थी। अगले ही ओवर में विनोद कांबली को भी किस्मत का साथ मिलता है, जब गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर चौके के लिए चली जाती है। कहते हैं किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है और उस दिन इन दोनों शानदार बल्लेबाजों को किस्मत का पूरा साथ भी मिल रहा था। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं जैसे भी रन आए, रन आने चाहिए और भारत के लिए वो आ तो रहे ही थे। भारतीय फैंस पूरे उन्माद के साथ जश्न मना रहे थे। 23 ओवर के बाद भारत का स्कोर 98 रन पर पहुंच चुका था। गांगुली और कांबली की जोड़ी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। गांगुली अब पूरे आक्रामक अंदाज में आ चुके थे और खूंखार भेड़िए की तरह जिम्बाब्वे के गेंदबाजों का शिकार कर रहे थे। वो आगे बढ़कर एक जबरदस्त शॉट लगाते हैं और गेंद दंदनाती हुई 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कांबली भी अपना रंग बदलते हुए आगे बढ़कर एक शानदार जानदार चौका लगा देते हैं। चौका लगते ही जिम्बाब्वे के खिलाड़ी कांबली से स्लेजिंग करने लगते हैं, जिसका जवाब वो अगली गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगा कर देते हैं। कांबली की बल्लेबाजी ने भारतीय दर्शकों को मानो पागल कर दिया था। पूरा शारजा का स्टेडियम अब जश्न मना रहा था, तिरंगा लहरा रहा था। भारत का स्कोर अब 124 रन पर पहुंच चुका था और लग रहा था कि भारत की जीत पक्की हो चुकी है। लेकिन किसको पता था इस मैच का अंत कुछ ऐसा होगा जो सबके होश उड़ा देगा। सौरव गांगुली फ्रेंड की गेंद पर एक शानदार कट लगाते हैं, लेकिन उस पर टाइमिंग इतनी अच्छी हो जाती है, गेंद सीधा थर्ड मैन बाउंड्री पर खड़े फील्डर के हाथों में चली जाती है और भारत को कप्तान
सौरव गांगुली के रूप में तीसरा झटका लग जाता है और अब मैदान पर युवा युवराज सिंह बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं, जो बहुत ही कम समय में अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से इंटरनेशनल क्रिकेट में धाक जमा चुके थे। युवराज सिंह आते ही एक पुल शॉट खेलते हैं, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर के हाथों में चली जाती है और यूवी को सिर्फ 4 रन बनाकर वापस पवेलियन जाना पड़ता है। 133 के स्कोर पर ही भारत का चौथा विकेट गिर जाता है। गांगुली और युवराज के विकेट गिरने से मैचअप बदल चुका था और जिम्बाब्वे की टीम की मैच में वापसी हो चुकी थी। और अब बल्लेबाजी के लिए आता है एक ऐसा खूंखार और आक्रामक खिलाड़ी जिसका नाम था रॉबिन सिंह, जो उस दौर में भारतीय टीम के सबसे फिट और शानदार ऑलराउंडर माने जाते थे। और अब इन पर जिम्मेदारी थी कि वो विनोद कांबली के साथ मिलकर भारत को जीत दिलवाए। रॉबिन सिंह आते एक शानदार पुल करते हुए चौका भी लगाते हैं। वहीं विनोद कांबली भी तेजी के साथ 2 रन लेकर अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। 50 पूरी होने का जश्न अगली गेंद पर कांबली एक शानदार चौका लगाकर मनाते हैं। भारत का स्कोर 35 ओवर में 153 रन पर पहुंच चुका था और जीत के लिए 90 गेंदों पर सिर्फ 65 रन की जरूरत थी, जो ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। लेकिन तभी खेल एक बार फिर पलटी मारता है और एक सिंगल लेने की कोशिश में कांबली और रॉबिन सिंह के बीच गलतफहमी होती है और उसमें रॉबिन सिंह रन आउट हो जाते हैं। और इस रन आउट के सहारे भारत का 5वां विकेट लेकर जिम्बाब्वे की मैच में एक बार फिर से वापसी हो जाती है। अब बल्लेबाजी के लिए विकेट कीपर विजय दहिया मैदान में उतरते हैं, जिनका अब तक बल्ले से कोई खास रिकॉर्ड नहीं था इंटरनेशनल क्रिकेट में। उसी वजह से पूरे देश की उम्मीद अब सिर्फ और सिर्फ विनोद कांबली पर ही तो थी। लेकिन तभी कांबली एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच दे बैठते हैं और 60 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 124 पर 2 से भारत का स्कोर 158 पर 6 विकेट पहुंच चुका था। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी अब अपनी जीत पक्की मानकर जश्न मना रहे थे, क्योंकि अब कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं बचा था जिनसे ये उम्मीद की जा सके कि ये बचे हुए 61 रन बन जाएंगे। ज्यादातर भारतीय फैंस तो अब अपने टीवी तक बंद कर चुके थे और ऐसे में बल्लेबाजी के लिए सुनील जोशी आते हैं। सुनील जोशी वो खिलाड़ी थे जो अपनी स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनमें बल्ले के साथ भी तांडव मचाने की क्षमता थी और वो आते इसका नजारा हिस्ट्री को एक जबरदस्त चौका लगा कर देते हैं और जिम्बाब्वे को बता देते हैं मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले ओवर में सुनील जोशी फिर से एक शानदार स्वीप खेलकर तेजी के साथ 2 रन लेते हैं। भारत को अब 47 गेंदों पर 40 रन की जरूरत थी। तभी सुनील जोशी एक मंजे हुए बल्लेबाज की तरह शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए फिर से तेजी के साथ भागकर 2 रन लेते हैं। जोशी की बल्लेबाजी के कारण लोग वापस से टीवी से चिपक चुके थे, जीत की उम्मीदें जाग चुकी थी। वहीं विजय दहिया भी अब आक्रामक रूप अपनाते हुए हिस्ट्री की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए चौका जड़ देते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने भारत की मैच में वापसी करवा दी थी और भारतीय फैंस अब वापस से जश्न मना रहे थे। दोनों बल्लेबाज अब किसी योद्धा की तरह मैदान में डटकर जिम्बाब्वे की घातक गेंदबाजी का सामना कर रहे थे। तभी सुनील जोशी भी एक शानदार कट शॉट खेलते हुए गेंद को फिर से 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज देते हैं। यह शॉट इतना शानदार था, किसी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को भी यह शॉट खेलकर गर्व महसूस होगा, क्योंकि यह शॉट उस समय खेला गया जब भारत बेहद दबाव में था, वो भी इतने खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण के सामने एक मुश्किल पिच पर। स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक सुनील जोशी की इस बल्लेबाजी के लिए खड़े होकर तालियां बजा रहा था। तभी विजय दहिया का कैच छूट जाता है और साथ ही भारत के 200 रन भी पूरे हो जाते हैं। अब अंतिम 24 गेंदों पर भारत को जीत के लिए सिर्फ 19 रन की जरूरत थी। एक बार फिर भारत की जीत पक्की लग रही थी और अब गेंदबाजी के लिए जिम्बाब्वे के सबसे घातक गेंदबाज उनके कप्तान हीथ स्ट्रीक आते हैं और वो पहली गेंद पर विजय दहिया को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इसी के साथ ये मैच एक बार फिर बदल जाता है। 20 रन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेलकर विजय दहिया वापस पवेलियन जा चुके थे और अब बल्लेबाजी के लिए आ रहा था भारत का युवा तेज गेंदबाज अजीत अगरकर। दिखने में दुबला पतला सा, लेकिन उसमें वो क्षमता भी थी कि वो बड़े बड़े शॉट्स लगा सके। अगरकर आते ही एक बेहतरीन फ्लिक करके चौका जड़ देते हैं। ये चौका भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण था वो इससे समझ आ जाएगा कि भारतीय ड्रेसिंग रूम इसके लिए तालियां बजा रहा था। अब भारत को जीत के लिए 10 गेंदों पर सिर्फ 3 रन की जरूरत थी। तभी अजीत अगरकर एक शानदार कट खेलते हुए तेजी के साथ भागते हुए 3 रन लेकर भारत को 3 विकेट की एक ऐतिहासिक जीत दिला देते हैं। वो जीत जो एक समय भारत के लिए संभव जैसी हो गई थी। सुनील जोशी 30 गेंदों पर 25 और अजीत अगरकर ताबड़तोड़ अंदाज में 11 गेंदों पर 16 रन बनाकर नाबाद रहते हैं और साथ ही पूरी दुनिया को बता देते हैं कि भारतीय गेंदबाजों में वो दम भी है कि वो बल्ले से भी भारत को मैच जितवा सकते हैं। बाद में सुनील जोशी वनडे में 61 नाबाद रन और टेस्ट में 92 रन की शानदार पारियां खेलते हैं। वहीं अगरकर ने भारत के लॉर्ड्स जैसे ऐतिहासिक मैदान में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया और वनडे में भारत के लिए उस समय की सबसे तेज 50 लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया। वो अलग बात है कि सुनील जोशी और अजीत अगरकर की बल्लेबाजी को आज के दौर में भुला दिया गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद क्रिकेट फैंस इन दोनों की बल्लेबाजी के बारे में बात जरूर करेंगे। दोस्तों, अगरकर और सुनील जोशी की विस्फोटक पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे कमेंट में बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी शानदार होने वाला है।